हम होशंगाबाद पहुंच गए हैं। एक जगह से इसने गाड़ी बाएं तरफ मोड़कर एक छोटी और कच्ची सड़क पर डाल दी। कहने लगा, ये सड़क हमें होशंगाबाद के जंगल में ले जाएगी। होशंगाबाद के जंगल रात के वक्त बहुत ज़्यादा हैबतनाक लग रहे थे। कहीं सड़क इतनी तंग हो जाती थी कि दरख्तों की शाखें जीप की विंड स्क्रीन से टकरा टकरा कर पीछे जाती। कमांडो खालिद और कमांडो हारून अपने सर नीचे कर लेते। एक जगह जीप रोक दी गई। कमांडो खालिद और हारून नीचे उतरे और एक तरफ दरख्तों में जाती पगडंडी को देखने लगे। खालिद ने मुझसे कहा, करमदाद, अब आगे तुम हमें गाइड करोगे। ये देखो कि आगे अंधेरे में तुम्हें कोई खास शय तो दिखाई नहीं देती। मैं जैकेट के कॉलर के अंदर चिमटा हुआ था। वहां से निकलकर मैं खालिद के कंधे पर आकर बैठ गया। मैंने जंगल के दरख्तों की तरफ अंधेरे में दूर तक देखते हुए कहा, नहीं कमांडो, आगे सिवाय दरख्तों और झाड़ियों के और कुछ नहीं है। तमाम कमांडोज ने अपनी अपनी स्टेन गनें लटका रखी थी। एक मुजाहिद के दोनों कंधों पर लाइट मशीन गन थी। ये कमांडो पार्टी घने जंगल में दाखिल हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़े ही घने और तारीख जंगल थे। अंधेरा इस कदर था कि मुझे भी देखने में दिक्कत महसूस हो रही थी। वो एक दूसरे के आगे पीछे कतार बनाकर चल रहे थे। सारे कमांडो इस रास्ते से वाकिफ थे। कमांडो खालिद ने एक जगह रुककर धीमी आवाज में कहा, टारगेट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आपको क्या करना है। इसके बाद आपस में बातचीत नहीं होगी। कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पिएगा, कोई नहीं खांसेगा, कोई नहीं छींकेगा। अगर कोई शहीद हो गया तो इसे कोई उठाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो फौरन ही शहीद हो जाएगा। जख्मी खुद यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। अगर कोई पकड़ा गया तो मर जाएगा, मगर हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगा। गो। पांचों कमांडो हमसे जरा हटकर दाएं जानब होकर बड़े एहतियात से आगे को चल पड़े। खालिद इनके आगे आगे था और मैं जंगल की तारीखी में इसकी रहनुमाई कर रहा था और इसे अपनी इंसानी आवाज में बताता जा रहा था कि आगे क्या कुछ है। एक दरख्त के नीचे आकर खालिद ने हाथ ऊपर उठा दिया। इसके पीछे आने वाले कमांडो रुक गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसके करीब आकर बैठ गए। कमांडो खालिद ने सरगोशी में कहा, 3 एक तरफ और 2 एक तरफ, गो। फौरन 3 कमांडो हमारी एक जानिब और 2 कमांडो हमारी दूसरी तरफ होकर 4-4 कदम का फासला डालकर आगे बढ़ने लगे। कमांडो हारून कमांडो खालिद के साथ था। खालिद ने सरगोशी में मुझसे कहा, करमदाद, आगे कोई संतरी तो नजर नहीं आ रहा। मैंने सांप की निगाहों से अंधेरे में घूर घूर कर देखा और आहिस्ता से कहा, नहीं। 10-15 कदम चलने के बाद हाथ ऊपर करके दाएं बाएं लहराया। तमाम कमांडो रुक गए। जिस कमांडो के पास चारों लाइट मशीन गने थी वो दौड़कर खालिद के पास आ गया। खालिद ने इसको सरगोशी में कहा, हमारे पीछे, हमारे पीछे। कमांडो फौरन कमांडो खालिद और हारून के पीछे हो गया। यहाँ दरख्त इतने गुंजान थे कि रास्ता नहीं मिल रहा था। यहाँ कोई रास्ता था भी नहीं, रास्ता बनाना पड़ रहा था। ये एहतियात भी करनी पड़ रही थी कि कदमों की आहट पैदा ना हो। बारिश की वजह से घास और पत्ते गीले थे और इन पर पाँव पड़ता तो आवाज पैदा नहीं होती थी, लेकिन गलती से किसी पत्थर पर पाँव पड़ता तो फिसल जाता था और आवाज पैदा होती थी। इसलिए हमारी कमांडो पार्टी पाँव दबा दबा कर चल रही थी। मैंने सरगोशी में कहा, हाल्ट। कमांडो खालिद वहीं रुक गया। कमांडो हारून भी रुक गया। हमें देखकर हमारे दाएं बाएं हटकर दरख्तों में चलने वाले हमारे साथी भी वहीं रुक गए। मैंने खालिद के कान में कहा, 3 दरख्त छोड़कर चौथे दरख्त के पास मुझे एक आदमी नजर आ रहा है। वो अंधेरे में खड़ा पीछे को देख रहा है। कमांडो खालिद और हारून वहीं बैठ गए। हमारे दूसरे साथी भी जहाड़ियों की ओट में पोजीशन लेकर बैठ गए। कमांडो खालिद ने सरगोशी में कहा, क्या ये फौजी है? मैंने सांप की आंखों से बड़े गौर से देखा और सरगोशी में कहा, हाँ, इसने फौजी वर्दी पहन रखी है। अब एक और आदमी दरख्तों से निकलकर इसके पास आ गया है, वो भी फौजी वर्दी में है। कमांडो खालिद और हारून भी झुक कर बैठे अंधेरे में आंखें खोले देखने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस अंधेरे में सिर्फ एक सांप ही देख सकता था। इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, अब दोनों फौजी बाएं तरफ दरख्तों में चले गए हैं। दोनों कमांडो चुप थे। मुझे इनके सांसों के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। 2-3 सेकंड के बाद खालिद ने आहिस्ता से कहा, कोई और फौजी भी है? मैंने कहा, कोई नहीं है। खालिद ने कमांडो हारून से सरगोशी की, दाएं बाएं लाइट मशीन गन पोस्टें लगा दो, क्विक।
ये सुनते ही कमांडो हारून झुककर तेजी से अपने साथियों की तरफ निकल गया, जो दाएं बाएं दरख्तों की आड़ लेकर पोजीशन लिए हुए थे। चूंकि मैं अंधेरे में देख सकता था, मैंने देखा कि बाएं जानब 2 कमांडो उठे और एक सीधी कतार में 15-15 कदम का फासला डालकर लाइट मशीन गने रखकर इनके पीछे औंधे होकर लेट गए। इसी तरह दाएं जानब जो हमारे 3 कमांडो साथ थे, इनमें से भी 2 कमांडो झुककर मुखालिफ सिमत में तेज तेज दौड़े और 15-16 कदमों का फासला डालकर लाइट मशीन गनों को सामने रखकर पोजीशनों में लेट गए। कमांडो हारून इस तरह झुककर दबे पांव चलते हमारे पास आकर बैठ गया और धीमी आवाज में कहा, इन पोजीशन सर। कमांडो खालिद ने हारून को हाथ से इशारा किया और दोनों झुककर आहिस्ता आहिस्ता इन दरख्तों की तरफ बढ़ने लगे, जिधर मैंने इन्हें बताया था कि 2 फौजी एक तरफ गए हैं। इन दरख्तों से कोई 5 कदम पीछे खालिद और हारून जमीन पर पेट के बल लेट गए। इनकी स्टेन गनों का रुख दरख्तों की तरफ था, जहां अंधेरा ही अंधेरा था, मगर मैं इन्हें सरगोशी में ओपी की ड्यूटी सर अंजाम देते हुए बता रहा था कि दरख्तों के पास कोई भारतीय फौजी नहीं है। ये सुनकर दोनों रींग रींग कर आगे चल पड़े। दरख्तों के नीचे आकर वो रुक गए और स्टेन गनों का रुख एक तरफ कर दिया, जिस तरफ वो दोनों फौजी गए थे। मैं खालिद के मुंह के बिल्कुल करीब था। इसने आहिस्ता से कहा, करमदाद आगे देखो। मैंने कहा, आगे कुछ फासले पर खारदार तार की दीवार है। कमांडो खालिद ने हारून से कहा, चाकू निकाल लो। इन दोनों ने अपनी अपनी स्टेन गने पीठ पर डाल दी और पतलून की जेबों में से बड़े बड़े कमांडो चाकू निकाल कर हाथों में पकड़ लिए। खालिद ने सरगोशी में मुझसे कहा, दोनों नाइट पेट्रोल पार्टी के संतरी थे। करमदाद, तुम आगे जाकर बताओ खारदार दीवार कहाँ तक खाली है। मैंने कहा, यस सर, और फौरन खालिद की जैकेट के कॉलर में से निकलकर इसके कंधे पर से नीचे घास पर आ गया और जहाड़ियों और दरख्तों के दरमियान रेंगता हुआ खारदार तारों वाली दीवार की तरफ चल पड़ा। मैं दीवार से कोई 10-12 गज अभी दूर था कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो खौफ से मेरा जिस्म सरद पड़ गया। इंडियन फौजी ने मुझे खारदार तारों के पास घास में रेंगता हुआ देख लिया था। खुदा जाने इसने मुझे रात के अंधेरे में कैसे देख लिया था। जब मैंने अपने पीछे फौजी बूटों की आवाज सुनकर पलट कर देखा तो मेरा जिस्म खौफ से सरद पड़ गया। भारतीय फौजी का भारी बूट वाला पांव मुझे कुचलने के लिए मुझ पर पड़ने ही वाला था। मैं तड़प कर एक तरफ हो गया। भारतीय फौजी जल्दी से पीछे हट गया और झुककर मुझे घास में इधर उधर देखने लगा। इस दौरान मैं इसके पीछे आ चुका था। इसके अकब में आते ही मैं उछलकर इस पर चढ़ गया और इसकी गर्दन पर डस दिया। इंडियन फौजी वहीं एक तरफ को गिर गया। इसके गिरने से आवाज पैदा हुई थी। ये आवाज मुझसे चंद कदम पीछे पोजीशन में बैठे कमांडो खालिद और कमांडो हारून ने भी जरूर सुनी होगी, मगर वो अपनी पोजीशनों पर बैठे रहे। इनकी तरफ से किसी किस्म की कोई हरकत ना हुई थी। ये बात मेरे इल्म में थी कि यहाँ कैंप में 2 भारतीय संतरी रात की पेट्रोल ड्यूटी पर थे। मैंने और कमांडो खालिद ने इन दोनों को अंधेरे में खारदार तारों के पास दरख्तों की तरफ जाते देख लिया था। मैं आगे देखभाल के लिए जाने की बजाय वहीं घास में बैठा रहा। मुझे दूसरे भारतीय संतरी का इंतजार था। इसे इसी तरफ से जरूर आना था। ये दोनों रात की पेट्रोल ड्यूटी पर थे। इतने में पीछे दरख्तों की तरफ से जहां अंधेरा था, किसी की आवाज आई, टिकाराम कहाँ है तू। दरख्तों के अंधेरे में से दूसरा भारतीय संतरी निकलकर इस तरफ आया जहां इसके साथी की लाश पड़ी थी। मैं इसे इतना मौका नहीं देना चाहता था कि वो अपने साथी की लाश देखकर कैंप गेट के गार्ड्स को आवाज दे सके। इसका मतलब हमारे मिशन की तबाही ही नहीं था, बल्कि हम में से एक भी जिंदा न बच सकता था। दूसरा संतरी जरा आगे आया तो मैं इसके दाईं जानब हो गया। वो अभी लाश तक नहीं पहुंचा था कि मैंने देखा कि वो एकदम झुक गया है। शायद इसे अपने साथी की लाश अंधेरे में नजर आ गई थी। झुकने से वो मेरे लिए बड़ा आसान टारगेट बन गया था और इसकी गर्दन मुझे साफ नजर आने लगी थी। मैं तेजी से उछलकर इसकी गर्दन में चिमटा और फौरन गर्दन में डस कर जहर इसके शारग में दाखिल कर दिया। इसका नतीजा वही निकला जो निकलना चाहिए था। वो बगैर आवाज निकाले वहीं गिर पड़ा। मैं तेजी से रेंगता हुआ पीछे कमांडो खालिद की पोजीशन पर गया। कमांडो खालिद और कमांडो हारून पेट के बल लेटे स्टेन गने सीधी किए हुए थे। मैंने धीमी इंसानी आवाज में कमांडो खालिद को सारा माजरा बयान किया। वो बोला, आगे जाओ करमदाद, आगे जाओ, मालूम करो कश्मीरी लीडर का टार्चर सेल कहाँ है। गो। मैं वहीं से वापस हो गया। मैं जितनी तेज रेंग सकता था रेंगता हुआ दोनों भारतीय फौजियों की लाशों के दरमियान से गुजरता हुआ कैंप की खारदार तारों के साथ साथ चलने लगा। आगे मुझे खारदार तारों वाली दीवार की अंदर की जानब फौजी बैरकें दिखाई दी।
یہ 2 چھوٹی بیرکیں تھیں، ان کے باہر بلب روشن تھے اور ایک ایک فوجی گارڈ پہرے پر موجود تھا۔ یہ بھارتی فوجی کیمپ اپنے ہولناک مظالم کی وجہ سے بڑا بدنام ٹارچر سیل تھا، جہاں مقبوضہ جموں کشمیر سے کشمیری حریت پرست مجاہدوں، کمانڈوز اور لیڈروں کو گرفتار کر کے انٹروگیشن کے لیے لایا جاتا تھا اور ایسی وحشیانہ اور غیر انسانی اذیتیں دی جاتی تھیں کہ کوئی بھی کشمیری مجاہد یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ہولناک ٹارچر سیل ضلع ہوشنگ آباد کے ایک گنجان جنگل میں انڈین آرمی نے بنایا ہوا تھا، جہاں پونا ہارس کی 2 کمپنیاں تعینات تھیں۔ اس کیمپ کے ٹارچر سیل میں ایسے کشمیری حریت پرستوں کو لایا جاتا تھا جن کے بارے میں مقبوضہ کشمیر کی انڈین آرمی کو یقین ہوتا تھا کہ ان سے بے حد مفید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ کشمیری حریت پرست لیڈر غلام حسین کو بھی اسی لیے یہاں لایا گیا تھا۔ کشمیری لیڈر کا یہاں سے زندہ واپس جانا ناممکن تھا۔ ہمارا کمانڈو مشن اسے یہاں سے نکالنا اور ہو سکے تو اس بھارتی ٹارچر سیل کو تباہ کرنا تھا۔ پیچھے درختوں میں ہمارے 3 کمانڈو ایک طرف اور 2 کمانڈو دوسری طرف لائٹ مشین گنوں کے ساتھ پوزیشنوں میں تھے۔ ان کے درمیان کمانڈو خالد اور کمانڈو ہارون سٹین گنوں کے ساتھ الرٹ تھے۔ میں یہ معلوم کرنے آگے جا رہا تھا کہ کشمیری لیڈر کو جس ٹارچر سیل میں رکھا گیا ہے وہ کہاں ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے اور وہاں کس طرف سے کمانڈو اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں سانپ کے روپ میں تھا۔ اگر انسانی شکل میں ہوتا تو شاید میری جگہ کمانڈو خالد خود آتا۔ مجھے دیکھ بھال کی ڈیوٹی پر بھیجتے ہوئے یہ خطرہ بھی مول لیا گیا تھا کہ میں کسی بھی وقت سانپ سے انسانی شکل میں واپس آ سکتا تھا۔ خاردار تاروں والی 5-6 فٹ اونچی دیوار کی دوسری جانب آمنے سامنے والی دونوں بیرکوں کے باہر 2 بھارتی فوجی گارڈ ڈیوٹی پر کھڑے تھے۔ بیرکوں کے باہر بلب روشن تھے۔ ایک جانب کونے میں 2 فوجی گاڑیاں کھڑی تھی۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ان دونوں بیرکوں میں ٹارچر سیل کہاں ہے۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ ہم دن نکلنے سے پہلے اپنا مشن مکمل کر کے کشمیری لیڈر کو ساتھ لے کر یہاں سے بھوپال کی طرف نکل جانا چاہتے تھے۔ جو فوجی سنتری پیٹرول ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، انہیں کوئی بھی کمانڈو پارٹی کبھی ہلاک نہیں کرتی، کیونکہ انہیں ایک مقررہ وقت کے بعد اپنی پوسٹ پر واپس رپورٹ کرنی ہوتی ہے اور ان کی جگہ دوسری پیٹرول پارٹی کو ڈیوٹی سنبھالنی ہوتی ہے۔ میں نے دونوں سنتریوں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ میں نے انتہائی مجبوری کی حالت میں ایسا کیا تھا۔ اس انڈین پیٹرول پارٹی کو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے بعد اپنی پوسٹ پر جا کر رپورٹ کرنی تھی۔ ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہی تھا۔ اس عرصے میں ہمیں ٹارچر سیل کا بھی کھوج لگانا تھا اور وہاں سے کشمیری لیڈر کو بھی نکالنا تھا۔ اس حقیقت کا احساس میرے علاوہ کمانڈو خالد اور کمانڈو ہارون کو بھی تھا۔ میں وقت ضائع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے دل میں خدا کو یاد کیا اور رینگتا ہوا خاردار تاروں میں سے دوسری طرف نکل گیا اور جو فوجی بیرک میرے سامنے تھی اس کی عقبی دیوار کی طرف چلنے لگا۔ میں نے اندھیرے میں دیوار کو اوپر تک دیکھا۔ سانپ کے روپ میں ہونے کی وجہ سے میں اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ دیوار میں کسی جگہ کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ دیوار کے اوپر جا کر بیرک کی چھت کے قریب تھوڑے فاصلے پر 2 روشن دان بنے ہوئے تھے۔ ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس بیرک میں 2 کمرے ہیں۔ میں دیوار پر رینگتا ہوا ایک روشن دان کے پاس آ گیا۔ روشن دان پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اندر کوئی بلب وغیرہ روشن نہیں تھا۔ روشن دان پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور یہ روشن دان اتنا چھوٹا تھا کہ کسی آدمی کے اس میں سے گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے گردن سلاخوں میں ڈال کر اندر دیکھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے اندھیرے میں دیکھا کہ چھوٹی سی بیرک تھی۔ دیوار کے ساتھ 4-5 چارپائیاں بچھی تھی جن پر فوجی مچھردانیاں لگائے سو رہے تھے۔ وہاں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں دیوار پر رینگتا ہوا دوسرے روشن دان کے پاس آ گیا۔ یہاں بھی روشن دان میں موٹی سلاخیں لگی تھیں اور اندھیرا تھا۔ میں نے گردن سلاخوں میں سے نکال کر دیکھا۔ یہاں بھی چارپائیوں پر انڈین فوجی سو رہے تھے۔ میں دیوار سے نیچے اتر آیا۔ اب مجھے سامنے والے بیرکوں کی طرف جانا تھا۔ میں اندھیرے میں سے رینگتا ہوا دوسری بیرکوں کی عقبی دیوار کے پاس آ گیا۔ اس دیوار کے اوپر بھی 2 روشن دان تھے۔ پہلے روشن دان کے پاس جا کر دوسری طرف جھانک کر دیکھا، یہاں بھی فوجی سو رہے تھے۔ دوسرے روشن دان کی طرف چلا گیا۔ دوسرے روشن دان کی سلاخوں میں سے گردن نکال کر دیکھا تو مجھے اندھیرے میں ایک آدمی زمین پر اوندا پڑا نظر آیا۔ وہ اس حالت میں پڑا تھا جیسے اسے سخت ٹارچر کرنے کے بعد وہاں پھینک دیا ہو۔ مجھے شک ہوا کہ ہو سکتا ہے یہی ہمارا کشمیری لیڈر غلام حسین ہو۔ میں دیوار پر رینگ کر بیرک کے اندر چلا گیا۔ بیرک میں کوئی فوجی نہیں تھا۔ میں آہستہ فرش پر رینگتے ہوئے اوندے پڑے آدمی کے پاس آ گیا۔
इसकी छोटी छोटी काली शरी दाढ़ी थी, एक आंख के पास खून जमा हुआ था। मैंने इससे पहले कश्मीरी लीडर को नहीं देखा था। मुझे यकीन सा हो गया था कि यही हमारा मुजाहिद कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसकी तस्दीक करना चाहता था। इसके लिए जरूरी था कि अगर वो सो रहा है तो इसे जगाऊं और इंसानी आवाज में इससे पूछूं कि इसका नाम क्या है। लेकिन ये खदशा भी था कि कश्मीरी लीडर पर एक सांप को इंसानी आवाज में बोलते हुए देखकर इसका रद्द अमल क्या होगा। बहरहाल मुझे हर हालत में ये तस्दीक जरूर करनी थी। मैंने आहिस्ता से आवाज देकर कहा, गुलाम हुसैन। वो आदमी इसी तरह पड़ा रहा। पहले तो मुझे ख्याल आया कि शायद ये महज बेहोश है, लेकिन जब मैंने इसके कान के पास जाकर इसे आवाज दी तो इसने हल्की आवाज में कहा, चले जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जितना टार्चर करना है कर लो। मैंने आहिस्ता से पूछा, आपका नाम गुलाम हुसैन है? तब इस शख्स ने सर उठाया और अंधेरे में दाएं बाएं देखा। तुम कौन हो? इतने में बाहर किसी फौजी ट्रक के खड़े होने और फिर फौजी बूटों के दरवाजे की तरफ बढ़ने की आवाजें आने लगी। मैं जल्दी से दीवार की तरफ दौड़ा। दरवाजा खुल गया। बैरक के दरवाजे के ऊपर जो बल्ब जल रहा था, इसकी रोशनी अंदर आने लगी। 6-7 फौजी अंदर दाखिल हो गए। मैं तेजी से रेंगता हुआ दीवार पर चढ़कर रोशनदान की सुलाखों में आकर छुप गया और नीचे देखने लगा। एक फौजी ने बिजली का बटन दबाया, कमरा रोशन हो गया। एक फौजी आगे आगे था, वो कैप्टन या मेजर होगा। इसके हाथ में एक फाइल थी। इसने फाइल खोलकर कुछ पढ़ा और फर्श पर औंधे पड़े कश्मीरी लीडर की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये होश में है? 2 फौजी जल्दी से आगे बढ़े। उन्होंने कश्मीरी लीडर को बाजुओं से पकड़कर बिठा दिया। कश्मीरी लीडर का सर डोल रहा था। मैंने देखा कि इसके माथे पर भी खून जमा हुआ था। लगता है कि इसे वहशियाना अजियत का निशाना बनाया गया है। फौजी अफसर ने पूछा, तुम्हारा नाम गुलाम हुसैन है? कश्मीरी लीडर ने कोई जवाब न दिया। इसका सर एक तरफ को ढलका हुआ था। ये अधीड़ उम्र लीडर था। रोशनी में मैंने देखा कि इसके सर और दाढ़ी के बाल अक्सर सफेद हो रहे थे। जिस्म पर सिवाय एक बोसीदा सी कमीज शलवार के और कुछ नहीं था। भारतीय फौजी अफसर ने दूसरी बार करख्त आवाज में अपना सवाल दोहराया तो एक फौजी ने कश्मीरी लीडर का सर सख्ती से ऊपर उठाते हुए कहा, मेजर साहब तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो। कश्मीरी लीडर ने आहिस्ता से कहा, मैं ही गुलाम हुसैन हूँ। भारतीय फौजी अफसर ने फाइल बंद करते हुए अपने साथी फौजी से कहा, इसको नीचे ले चलो। दोनों फौजी कश्मीरी लीडर को घसीटते हुए बैरक से बाहर ले गए।